गुड इवनिंग फ्रेंड। आप सभी का डिप्लोमेटिक IAS एकेडमी में स्वागत है। अभी से पहले जो हमारा क्लास चल रहा था, एंशियंट हिस्ट्री के क्लास चल रहे थे, तो हमने एंशियंट हिस्ट्री की क्लास को पिछले 2-3 दिन पहले मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। अब हमारा जो क्लासेज होंगे मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत सभी लेक्चर आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है, मेडिवल हिस्ट्री के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और आज हम जानेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, उसकी यात्रा कैसे होगी, उस पर हम आज 1-1.5 घंटे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, हमारा क्लास प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ाते हैं, तो उन्हें एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इतिहासकार को या इतिहास पढ़ाने वाले टीचर को सांप्रदायिक इतिहासकार या सांप्रदायिक शिक्षक भी कह सकते हैं। एक सिविल स्टूडेंट होने के नाते आपको इन विचारधाराओं से बचना पड़ेगा। तो देखिए, थोड़ा सा चीज़ को समझिए कि हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में जेम्स मिल ने बांटने की कोशिश की, या बांटे भी हैं। जो कि कभी भारत आया नहीं था, उसने कभी भारत की यात्रा नहीं की थी, भारतीय समाज को समझा नहीं था, और मोटे तौर पर उसने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटकर इतिहास लिखने की कोशिश की। तो उसमें उसने प्राचीन इतिहास को हिंदुत्व का इतिहास बनाने की कोशिश किया, और मध्यकालीन इतिहास को मुस्लिम इतिहास से या इस्लाम धर्म से जोड़ने की कोशिश किया। और वह इतिहास लेकिन इस तरह से बात करते हैं जिस तरह से आज के समय में शिक्षक पढ़ाते भी हैं। तो मध्यकालीन भारत को एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत में भी जो शासन व्यवस्था था,
ये राजतंत्रात्मक था, या कह सकते हैं कि राजतंत्र था। और जब हम प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर भी व्यवस्था कैसी है? राजतंत्र ही है। यानी प्राचीन भारत में भी शासन का जो सत्ता है राजतंत्र है, और मध्यकालीन भारत में भी शासन सत्ता का जो व्यवस्था वह भी राजतंत्र है। तो देखिए, कोई भी व्यवस्था का एक सिद्धांत होता है। यदि हम राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में हमेशा कोई भी शासक आएंगे वह हमेशा साम्राज्य का विस्तार के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे? साम्राज्य का विस्तार हो। ये इसकी सिद्धांत है। राजतंत्र व्यवस्था की सिद्धांत होती है। सभी चाहेंगे शक्ति में वृद्धि किया जाए, शक्ति में वृद्धि किया जाए। सभी चाहेंगे सत्ता की प्राप्ति हो, सत्ता की प्राप्ति की जाए। ये जो सारे तत्व हैं ये राजतंत्रात्मक का सिद्धांत है। इस व्यवस्था में कोई भी शासक आएंगे तो इन्हीं तत्वों को पाने की कोशिश करेंगे, और इसे पाने के लिए कुछ नीति बनाएंगे। आराम से समझिएगा कि राजतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसकी सिद्धांत क्या है, तो यही सिद्धांत है। और इसके लिए वे क्या करेंगे? कुछ पॉलिसी बनाएंगे, कुछ नीति बनाएंगे। अब नीति क्या हो सकती है? तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इसमें देखते होंगे कुछ आपका इसके ये सब चीज को पाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाकर इन तत्वों को पाने की कोशिश किए होंगे, या हत्या या षड्यंत्र, हत्या एवं षड्यंत्र का भी काम किए होंगे। ये नीति किसके लिए है? ये तत्वों को पाने के लिए। फिर देखिए होंगे धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ने का भी काम किए होंगे। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था, प्राचीन भारत में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, और इन्हीं मूल्यों को, इन्हीं को पाने के लिए ये सारे पॉलिसी बनाते थे। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में हमेशा ध्यान रखिएगा, युद्ध एवं हत्या सामान्य बात है, सामान्य बात है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्राचीन भारत में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, जो राजतंत्र व्यवस्था था, और उनके ये कुछ सिद्धांत हैं। अवधि अब यह व्यवस्था शिफ्ट करेगा मध्यकालीन भारत में, यहाँ पर भी तो राजतंत्र है। और अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि राजतंत्र की ये कुछ सिद्धांतें होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? कोई भी आएंगे तो वह साम्राज्य का विस्तार करेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा।
कोई आएगा तो अपनी शक्ति को वृद्धि करेगा। कोई भी शासक आएगा वह सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसके लिए ये भी नीति बनाएंगे, ये भी देखेंगे कि वैवाहिक संबंध हो, चाहे हत्या एवं षड्यंत्र हो, धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। भले प्राचीन भारत से हम मध्यकालीन भारत की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है। वह कॉमन क्या है? राजतंत्र व्यवस्था, यानी शासन की जो व्यवस्था है वह राजतंत्रात्मक है। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था में चाहे यहाँ पर हिंदू शासक हो या मुस्लिम शासक हो, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं रखना है। हमें अगर यहाँ पर अकबर आते हैं या बाबर आते हैं या कोई भी इस्लाम धर्म के व्यक्ति यदि राज सत्ता पाते हैं, तो उसको आप इस्लाम धर्म से जोड़कर नहीं देखिए। और वर्तमान में जो विद्वान इतिहासकार पढ़ाने वाले बहुत सारे फैकल्टी हैं, उनको एक सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। और जेम्स मिल साहब ने इनको हिंदू शासक का रूप दे दिया पूरे प्राचीन भारत को। इसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश किया। ये तो ब्रिटिश सरकार की अपनी चाल थी कि आपस में फूट डालना है और अपना सत्ता को भारत में एस्टेब्लिश करना। तो जब आप इतिहास पढ़ें तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपको किसी धर्म विशेष व्यक्ति को जोड़कर नहीं करना, बस ये दिमाग में रखना है कि व्यवस्था वही है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। जो काम प्राचीन भारत में हो रहा होगा वही यहाँ पर मध्यकालीन भारत में होगा। तो कभी भी जब आप इतिहास पढ़ें तो ये जो पूर्वाग्रह है, मानसिकता है, उससे बाहर निकलकर इतिहास पढ़ें, तभी आप इतिहास की भावनाओं को समझ पाइएगा। तभी आप ये संकीर्ण जो अवधारणाएं हैं मध्यकालीन भारत में, उन अवधारणाओं से आप ऊपर उठ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, बस यहाँ पर एक और अंतर है, बस ये ध्यान, कॉमन क्या है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब देखिए, जब हम प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर शिफ्ट करेंगे, चीज को आराम से समझिए। एक हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम प्राचीन भारत से यदि हम मध्यकालीन भारत की ओर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम बात किए हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इस दोनों में क्या है? राजतंत्र है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है राजतंत्र है, और यहाँ पर क्या है? राजतंत्र है। ये दोनों में क्या है? समान है। अब अंतर क्या है दोनों में? यदि हम अंतर की बात करें तो इसमें हमें मध्यकालीन भारत में हमें एक नए धर्म, नए सोच, नए संस्कृति और नए सभ्यता का भारत में आगमन होता है। यानी कि ये जो आपका भारत है, ये वाला जो क्षेत्र है,
अरब वाला क्षेत्र या अरब में एक इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है और यह जो धर्म है इनके अपने भी विचार हैं, अपना सोच है, अपनी संस्कृति है और यह भारत में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, यानी कि ये सब भारत में प्रवेश करेगा। यानी कि मध्यकालीन भारत में हम एक नए संस्कृति, नए धर्म, नए सोच के साथ, नई सभ्यता के साथ प्रवेश करेंगे। लेकिन व्यवस्था वही, व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो हमेशा इसे आप एक नए रूप में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत में पहले से भी, प्राचीन भारत में भी बहुत सारे आक्रमण हुए और मध्यकालीन भारत में भी आक्रमण हुए। जितने भी आक्रमणकारी थे वह सभी कुछ न कुछ लेकर भारत आए, अपनी संस्कृति को लेकर आए, अपनी कुछ पहचान लेकर आए। उसी तरह से अरब में जो एक नए धर्म का उदय हो रहा है, एक नए सोच विचार का उदय हो रहा है, जब उनका भारत में आगमन होगा तो वह भी कुछ न कुछ लेकर आएंगे। तो हमें उसमें भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले से हम सब एडजस्ट करके आए हैं, उसी तरह से हमें इन विचारों को भी एडजस्ट करना। इसे कभी आप सांप्रदायिक रूप से नहीं जोड़कर पढ़िएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, लिखिएगा, मध्यकालीन भारत में अरब से एक नए धर्म, नए सोच, नए संस्कृति एवं नए सभ्यता का भारत में आगमन होता है। लेकिन सत्ता का सिद्धांत अर्थात राजतंत्र, शासन का सिद्धांत समान है। जो प्राचीन भारत में यही सिद्धांत मौजूद थे, और मध्यकालीन भारत में भी यही सिद्धांत मौजूद रहेगी। इसे किसी सांप्रदायिक सोच या धर्म से जोड़कर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो शिफ्टिंग हो रहा है, इसमें आपको इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इसको आप सब सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों नहीं, ये चीज़ हम पहले ही बता चुका हूँ।
अब देखिए थोड़ा सा चीज को समझिए कि ये आप भारत है। खासकर हम यहाँ पर उत्तर भारत की बात करें तो देखिए उत्तर भारत में जब हर्ष पढ़ाया इतिहास में हमने, प्राचीन भारत में पुष्यभूति वंश जिसको वर्धन वंश कहते हैं, उसमें हर्ष का एक मेन टॉपिक लेकर कवर किए थे। तो कहने का मतलब है कि उत्तर भारत में जब हर्ष सत्ता में था तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था। यानी कि यहाँ पर जब उत्तर भारत में हर्ष का शासन चल रहा था तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। समझिए, आराम से समझिए, ये चीज आपने पढ़ा था। सेम इसी के समकालीन यहाँ अरब में ठीक है, यानी हर्ष के समकालीन ही अरब में पैगंबर साहब का नाम सुनिए। अरब में पैगंबर साहब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यानी ये कह सकते हैं कि पैगंबर साहब इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। इस्लाम धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। यानी उत्तर भारत में जब हर्ष के समय में भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, इन्हीं के समकालीन इसी समय अरब में एक नवीन धर्म पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। अब देखिए कहानी क्या होता है। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जब यहाँ पर पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है, देखिए आपको पूरा हम चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। पैगंबर साहब की जब मृत्यु होती है तो इनके जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। खलीफा कहा जाता। अरे कहने का मतलब पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो इसके पद को लेंगे वह पद खलीफा कहलाते थे। और ये जो खलीफा पद होता था उसे पैगंबर का प्रतिनिधित्व या उनके उत्तराधिकारी के रूप में इस पद को जाना जाता था। यानी कि यह जो पद था काफ़ी सम्मान का पद था। और ये जो खलीफा का पद होता था ये लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाते थे खलीफा पद पर। और इसमें दो क्वालिफिकेशन यानी दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि खलीफा कौन बनेगा। उसके लिए दो चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि जो व्यक्ति खलीफा बनेगा उसमें न्यायप्रियता होनी चाहिए और इस्लाम कानून का जानकार भी हो। इस्लाम कानून का जानकार हो। ये दो बातों पर ध्यान रखा जाता था।
तो ये जो मूल्य है, तो प्रारंभ के जो 4 खलीफा थे वह इन मूल्यों का पालन करते थे, और उन्हीं जो 4 खलीफा थे प्रारंभ के 4 खलीफा, उन्हीं में देखिए जो नाम आता है ये चारों खलीफा का, उसमें तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अबू बकर। नाम सुने होंगे अबू बकर, ये पैगंबर साहब के बाद आते हैं। उसके बाद दूसरे जो खलीफा है उमर, उसके बाद यहाँ पर तीसरे खलीफा आते हैं जिसका नाम है उस्मान, और एक और चौथा खलीफा आता है जिसका नाम है अली। ये जो चारों खलीफा प्रारंभ के थे, ये इनको पवित्र खलीफा बोला जाता था, पवित्र खलीफा। क्यों? ये सभी जो चारों थे लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए थे, ये न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इस्लाम कानून के जानकार थे, इसलिए इन्हें पवित्र खलीफा कहा गया था। और यह खलीफा अपने धर्म को प्रचार करते करते ये बड़े क्षेत्र में क्या करते हैं, ये चारों हैं, ये बड़े क्षेत्र में साम्राज्य भी स्थापित करते हैं। ये जो 4 खलीफा हैं, ये बड़े क्षेत्र में साम्राज्य भी विस्तार करते हैं। और ये जो बड़ा जो क्षेत्र था साम्राज्य विस्तार का, उसमें 2 क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एक था मध्य एशिया, दूसरा ईरान। मध्य एशिया और ईरान, ये जो क्षेत्र था, इस पर इन चारों जब खलीफा थे तो इन क्षेत्रों पर इसका एक दबदबा था, यानी इन क्षेत्रों पर इसका क्या होता है, अधिकार हो जाता है। तो देखिएगा कि जब उमर और उस्मान, ये वाला, जब ये उमर, हाँ ये उमर और उस्मान जब खलीफा थे, उसी समय भारत के सिंध पर, यानी उसी समय भारत का जो सिंध क्षेत्र है, सिंध पर आक्रमण होता है। लेकिन उमर और उस्मान के समय आक्रमण तो होता है, लेकिन शासन व्यवस्था स्थापित नहीं होता है, सिर्फ आक्रमण होते हैं। आक्रमण होते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था स्थापित नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, कहानी में कुछ चेंजिंग आता है। चेंजिंग क्या आता है कि जब ये बड़े साम्राज्य पर खलीफा का शासन प्रारंभ होता है, खासकर मध्य एशिया और ईरान में, तो एक सीरिया का गवर्नर था,
यहाँ से देखिए कहानी टर्निंग लेता है। जब तक खलीफा का पद लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा था, न्यायप्रिय व्यक्ति होते थे, इस्लाम धर्म के जानकार होते थे, तब तक तो सिस्टम बढ़िया से चल रहा था। समस्या कहाँ से खड़ा होता है? जब हजरत अली जब खलीफा बनता है तो वहाँ से समस्या क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। हजरत अली मतलब वही जब चौथे की बात कर रहे हैं, 3 तो ऊपर बता दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हजरत अली, यही है चौथा खलीफा। हजरत अली कौन है? ये आपका 4th खलीफा है। ये चौथा खलीफा है। यहाँ से देखिए इतिहास जो है टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से टर्न हो रहा है। यानी हजरत अली जब ये चौथे खलीफा था तो ये एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इस्लाम कानून के जानकार थे। लेकिन इसके समय में एक चीज़ क्या होता है कि इन्हीं के एक सीरिया का गवर्नर था, सीरिया का गवर्नर तो आप समझते हैं, भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे कि केंद्र में एक शासक होता था, उसके बहुत सारे गवर्नर या उपराजा जिसको कहते हैं, जिसको हम महाराजा भी कह देते हैं, सामंत भी कह देते हैं, ठीक है। तो खलीफा एक तरह से सेंटर पॉइंट है, नहीं जिसको कि आप प्राचीन भारत में महाराजा धीराज कह सकते हैं, और इसको आप एक तरह से सामंत या महाराज कह सकते। जो प्राचीन भारत में जो हमारा क्लास किए होंगे उस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो ये जो सीरिया का गवर्नर था, इसका ये क्या करते हैं, अपने आप को खलीफा घोषित कर देते हैं। और इसका जो नाम था अमीर आविया, ये जो सीरिया का गवर्नर था इसका नाम था अमीर आविया। ये क्या करते हैं, अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित करता है और यह अपने आप को खलीफा भी घोषित कर देता है। ठीक है, ये कहने वाले आप समझिएगा, ये अमीर आदमी है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, खुद को खलीफा करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो अमीर आविया था ये हजरत अली के अंदर था, क्योंकि ये गवर्नर के रूप में थे, यानी हजरत अली खलीफा के अधीन लिख सकते हैं, अधीन था। अब बताइए, ये जो सीरिया का गवर्नर था अमीर आविया, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके खुद को खलीफा कहता है, जो हजरत अली का अधीन था। इसने सीधे किसको चुनौती दे दिया, यानी हजरत अली वर्सेज अमीर आविया के। अब यहां पर देखिए, और ये इतना नहीं, अब ये कहते हैं कि हम यानी कि मोहम्मद साहब यानी पैगंबर साहब
मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी। अब ये जो सीरिया का गवर्नर है, ये अपने आप को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कहते हैं, उत्तराधिकारी घोषित भी कर देते हैं। आप बताइए, सीधे सीधे हजरत अली को यहाँ पर क्या हो जाता है, चुनौती भी करता है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या था, आम जनता जो था, आम जनता अमीर आविया को अपना खलीफा नहीं मानता था। इनको खलीफा नहीं मानते थे आम जनता। ये सिर्फ अपने आप को कह रहे हैं कि मैं खलीफा हूँ, मैं पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन आम जनता इसको नहीं मानते हैं। अमीर माविया को, आविया या माविया, ध्यान रखिए, माविया भी कहें, माविया, अमीर माविया क्या। अब देखिए कहानी क्या होता है। अभी तक देखिए हम ये बात किए हैं कि पैगंबर साहब जब भारत में हर्ष का शासन चल रहा था तो यहाँ पे बौद्ध धर्म फल फूल रहे थे। हर्ष के समकालीन ही अरब में पैगंबर साहब एक नए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद वहाँ पर खलीफा पद का सृजन किया जाता था, और जो खलीफा पद होते थे वह पैगंबर साहब का उनको उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता था। इसे एक पवित्र पद माना जाता था। तो प्रारंभ में इसमें 3 खलीफा होते हैं, यहाँ तक तो व्यवस्था ठीक था। लेकिन जब चौथा खलीफा हजरत अली जब बनते हैं तो इन्हीं के एक गवर्नर थे, इन्हीं के अंदर के, इन्हीं खलीफा के अधीन एक सीरिया का गवर्नर था जिसका नाम अमीर आविया था। वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और वह अपने आप को खलीफा कहता है। वही अपने आप को पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी कहता है। लेकिन वह एक क्रूर था, तो उसे जो जनता था, जनता उनको खलीफा नहीं मानता था और वह अपने आप को खलीफा कह रहा है। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए कहानी टर्निंग क्या लेता है कि हजरत अली की सिंपल, अब यहाँ पर ये हो गया कि 2 खलीफा पद जो है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद ये जो खलीफा पद था, अब ये खलीफा पद 2 भाग में बट गया था। एक तरफ तो हजरत अली थे, अली की 4th खलीफा, और ये क्या थे, जो सिस्टम चल रहा था इधर खलीफा का, यानी इसको कह सकते हैं कि ये जो हजरत अली था एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए खलीफा थे, एक ये न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इस्लाम कानून के जानकार थे। लेकिन इन्हीं के बाद यहाँ पर एक अमीर माविया अपने आप को खलीफा कहता है। तो ये जो खलीफा पद है यहाँ पर 2 भागों में। अब इसके तरफ जनता है, जनता इन्हीं को खलीफा मानता है, जनता इनको खलीफा नहीं मानता। अब देखिए ये जो अमीर माविया है अपना उत्तराधिकारी
ये जो है अपना उत्तराधिकारी अपने जो पुत्र हैं, ठीक है, उनको यह घोषित करता है। और इनका पुत्र का नाम था याजिब। याजिब जो थे ये इनका पुत्र है, इनको ये अपना खलीफा घोषित करते हैं। और इधर से जो आपका था इमाम हसन, अब इनका जो पुत्र आ जाता है, यानी कि दूसरा जो खलीफा आता है हजरत अली के बाद, इन्हीं का पुत्र है इमाम हसन। इमाम हसन ये किनके हैं? हजरत अली के पुत्र हैं इमाम हसन है। और एक तरफ आपका है इनका उत्तराधिकारी याजिब। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो याजिब है ये क्रूर व्यक्ति है, अत्याचारी है, जनता पर ये अत्याचार कर रहा है, जनता परेशान है। ठीक है, और इसी चलकर आगे चलकर देखिएगा ये आमिया वंश की स्थापना करता है, या एक वंश भी चलाता है यामिया वंश। आमिया वंश ये क्या करता है? स्थापना भी करता है। और इसी को आगे चलकर हम बात करेंगे। अब ये खलीफा को लेकर इमाम हसन और याजिब, ध्यान समझिएगा, खलीफा के पद को लेकर इमाम हसन और याजिब में एक युद्ध होता है करबला के मैदान। एक युद्ध होता है कहाँ पर? करबला के मैदान में। करबला के मैदान। और इस युद्ध में, और देखिए इसी युद्ध के याद में, ध्यान रखिएगा, करबला युद्ध का मतलब इसी युद्ध के याद में आज जो आप मुहर्रम कहते हैं, तो मुहर्रम इसी युद्ध के याद में मनाया जाता है। जो मुहर्रम होते हैं, मुहर्रम इसी युद्ध के याद में मनाया जाता है करबला। तो करबला के मैदान में जो युद्ध होता है खलीफा को लेकर, इसीलिए इसी युद्ध को आज युद्ध को लेकर मुहर्रम मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा चीज़ को देखिए आप। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो यामिया वंश की स्थापना होता है, आगे चलकर इसी में उमैया वंश आता है। उमैया वंश, और देखिएगा उमैया वंश में एक अब्बासी वंश, इसके बाद आपका आगे चलकर अब्बासी वंश, और जो अब्बासी वंश है, अब ये वंश कैसे आता है तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हम मगध का इतिहास पढ़ रहे थे, तो मगध में देख रहे थे कभी हर्यक वंश, कभी मौर्य वंश। आगे चलकर जैसे ही जो कोई शक्तिशाली शासक होता है, एक नए वंश की स्थापना करता है, जैसे उसका उत्तराधिकारी कमज़ोर होता है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है, फिर कोई दूसरे आकर उस पद पर क्या करता था,
नए वंश की स्थापना करता था। तो बस ये सीक्वेंस याद रखिए कि जो चौथे हजरत अली के समय में जो खलीफा के लिए युद्ध होता है, मतभेद होता है, वहाँ से ही ये वाला वंश का प्रारंभ हो जाता है। और इसी तरह से अब्बासी वंश को इस्लामी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब्बासी वंश के इस्लामी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। और अब्बासी के समय में क्या होता है, ये कह सकते हैं कि ईरान और मध्य के बीच, यानी कि अब्बासी वंश के समय ईरान और मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है। यहाँ पर अब्बासी वंश का अब्बासी वंश के समय में बड़े साम्राज्य का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। किस समय? अब्बासी वंश। ठीक है। इसलिए इसको इस्लामी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, अब्बासी वंश का जब शासन चल रहा था। उसके बाद कहा जाता है कि अब्बासी वंश का जो केंद्रीय सत्ता है, जब इसका अब्बासी वंश का केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाता है। बार बार आप इतिहास में देखते होंगे, जैसे कोई भी वंश की स्थापना होता है, जब उसका उत्तराधिकारी मजबूत होते हैं तब तक तो वह एक बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाए हुए रहते हैं। जैसे उनका उत्तराधिकारी कमज़ोर पड़ता है तो बड़े साम्राज्य भी क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। उसी तरह से जैसे अब्बासी का केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुआ कि यहाँ पर क्या होते हैं, फिर से इन क्षेत्रों में जो अब्बासी वंश का साम्राज्य था उसमें छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होने लगता है। आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें हमें पढ़ाया हुआ होगा कि कैसे कोई भी बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बिखर जाता है। उसका एक कारण होता है केंद्रीय सत्ता का कमज़ोर होना। और जैसे यहाँ पर कमज़ोर होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि मध्य एशिया में और ईरान में दो नए वंश का उदय होता है। समझिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सब देखिए अवधारणाएं हैं। जब तक आप अवधारणाएं को नहीं समझिएगा तब तक आप इतिहास को लिंक नहीं कर पाइएगा। क्योंकि मध्यकालीन में टीचर आते हैं और सीधे इस्लाम, तुर्की, अरबी आक्रमण सीधे पढ़ा देते हैं। हम इसका एक विकास क्रम पढ़ा रहा हूँ कि कैसे यह वंश विकसित होता है और भारत की ओर आते हैं। हम उसका एक विकास क्रम आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो अब्बासी वंश था, अब्बासी वंश एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थे। और ये बड़ा क्षेत्र कौन था? मान लीजिए एक था मध्य एशिया और ईरान। अब आगे चलकर जैसे ये सत्ता कमज़ोर होता है, केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है, तो मध्य एशिया में और ईरान में यहाँ पर क्या होता है कि दो नए इस्लामी राज्य का उदय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईरान में एक इस्लामी राज्य, और फिर आपका मध्य एशिया में। तो देखिएगा कि मध्य एशिया में तो यहाँ पर एक, आप आगे देखिएगा सामानी राज्य के बारे में हम बात करेंगे कि मध्य एशिया में सामानी राज्य का उदय होता है।
ईरान में देखिएगा इलवानी राज का उदय होता है। ईरान में इलवानी राज्य का उदय होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किसी को यहाँ पर देखिए हम बताए थे अब्बासी वंश का एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब्बासी वंश का अंत, ऐसे लिखिएगा अब्बासी वंश का अंत होने से यहाँ पर क्या होता है, मध्य एशिया में सामानी राज्य और ईरान में यहाँ पर भी एक राज्य का उदय होता है जिसको इलवानी राज्य कहते हैं। इलवानी राज्य। अब देखिए, अब जो समानी राज था उसका जो एक गवर्नर था और जिसका नाम था अलप्तगीन। अब समानी राज में क्या होता है कि फिर गवर्नर आता है जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन क्या थे, एक गवर्नर थे। जब सत्ता में केंद्र में शक्ति मजबूत था ये उसके अधीन काम करते थे। जैसे ही सत्ता कमज़ोर होता है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र करके अलप्तगीन क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र कर देता है। तो जैसे ही सत्ता कमज़ोर हुआ स्वतंत्र कर देता है और स्वतंत्र करने के बाद ये गजनी का नाम सुने होंगे। गजनी जो अफगानिस्तान में एक जगह है, गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी जो अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर क्या करता है कि गजनी राज्य की स्थापना करता है ये अलप्तगीन। और जब गजनी राज्य में यह अपना स्थापना करता है और इसी गजनी राज्य में ध्यान रखिए, इसी गजनी का जो राजा है जिसका नाम है सुबुक्तगीन, यहाँ पर सिर्फ गजनी राजा आ गए। अब देखिए गजनी राज्य में एक राजा आता है जिसका नाम है, गजनी का राजा सुबुक्तगीन। गजनी का राजा था सुबुक्तगीन। और जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो इसके मृत्यु के बाद महमूद गजनवी, जब इसका मृत्यु होता है उसी को बोलते हैं महमूद गजनवी। अब यहाँ से आपको चीज़ समझ में आने लगा होगा, अच्छा अब आया महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी कहाँ से आया, तो इसको जानने के लिए आपको ये आधे घंटा का लेक्चर समझना पड़ेगा कि ये महमूद गजनवी कहाँ से आते हैं। यह वही महमूद गजनवी है जो कि भारत पर 17 बार ये आक्रमण करता है। याद होगा यहाँ पे ये सब यहाँ से बुक में मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम क्या बोले कि शॉर्टकट नहीं चलता है सिविल में, आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए, एक विकास क्रम चाहिए। तो हम आपको पूरी विकास क्रम को समझा रहा हूँ। और यही जो महमूद गजनवी है यह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, 1-2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण करता है। उसके बाद देखिएगा इन्हीं की मृत्यु के बाद, यानी इसका जो आक्रमण देखिएगा 1000 से लेकर
1026 ईस्वी तक इसकी आक्रमण होती है। जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, अब यहाँ पर चीज़ को थोड़ा सा फिर से चार्ट बनाते हैं, तो महमूद गजनवी तक हम कैसे पहुँचे उसकी अवधारणा बताया। महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे 1000 से लेकर 1026 तक, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, महमूद गजनवी की मृत्यु होती है, तो एक क्षेत्र था, इन्हीं महमूद गजनवी का एक क्षेत्र के गौड़ एक क्षेत्र था, और ये जो क्षेत्र था गौड़ क्षेत्र अधीन था। गौड़ क्षेत्र जो अधीन था, किसके अधीन है? महमूद गजनवी के अधीन। गौड़ एक स्थान था, वह महमूद गजनवी के अधीन था। बाद में यहाँ पर यानी गौड़ स्थान पर यहाँ पर एक संसवानी वंश की स्थापना होता है। यहाँ पर एक संसवानी वंश की स्थापना होता है, और यही जो संसवानी वंश की स्थापना होता है गौड़ स्थान पर, इसी में एक नाम है आपका शिहाबुद्दीन गौरी। एक शासक बनता है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन गौरी। गौड़ से गौरी बना है, शिहाबुद्दीन गौरी, उसी से आपका गौरी बना है। जब शिहाबुद्दीन गौरी शासक बनता है, तो ये भारत पर अपना पहला आक्रमण, ये क्या करते हैं, भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1175 ईस्वी पर। और यही जो शिहाबुद्दीन गौरी है, जिसको आप मोहम्मद गौरी के भी नाम से जानते हैं, यह भारत पर 1175 पर पहला आक्रमण करता है। इसके बाद इसने कई आक्रमण किए, इसके बाद इसका कई आक्रमण होता है, लेकिन सभी आक्रमणों में 3 आक्रमण इसका क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि इसका जो 3 आक्रमण है वह भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको कि आप सब जानते ही होंगे। प्रथम त्रायन युद्ध, द्वितीय त्रायन युद्ध और तीसरा है चंदावर युद्ध। समझिएगा, 1191 में पहला त्रायन युद्ध होता है, 1192 में दूसरा त्रायन युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से होता है। एक में हारता है, दूसरा में यानी पहला में पृथ्वीराज जी जाते हैं, दूसरा में मोहम्मद गौरी जीतते हैं। 1194 में जो इनका तीसरा युद्ध था, यह काफ़ी फेमस युद्ध है, क्योंकि यहाँ से कहानी पलट जाती है। ये शिहाबुद्दीन जो गौरी है, 1194 में एक चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध सब कनेक्ट करेंगे। आज तो मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास है, हम पूरी थीम को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चंदावर का युद्ध, और ये किसके समय होता है? जयचंद एक समय है। और देखिएगा कि इसी चंदावर युद्ध में जयचंद से युद्ध होता है और गौरी का जीत होता है। मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में जीत लेता है। जब यह युद्ध गौरी जीतता है, तो ये क्या करते हैं, गौरी जब वापस जाता है, तो गौरी वापस लौटते समय जितने ये क्षेत्रों को विजित किया था, वह विजित क्षेत्रों का इनका एक दास था, गुलाम था गौरी का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। ये भी आप नाम सुने होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर ये क्या होता है,
चला जाता है। और इसने क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से ही आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत, अब जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ब्रीफ में चर्चा किया जाएगा। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। 1526 ईस्वी तक इसको हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। और इसी में देखिएगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कुतुबुद्दीन था, ये क्या करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना होता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे वंश आते हैं, गुलाम वंश आते हैं। उसके बाद देखिएगा आपका खिलजी वंश आता है। उसके बाद देखिएगा खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश आते हैं। तुगलक वंश आते हैं। फिर इसी के अंतर्गत देखिएगा आपका सैयद वंश आता है, सैयद वंश। और इसी में लास्ट में आपका लोधी वंश आता है, लोधी वंश आते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ये जो सभी हम 1206 से 1526 ईस्वी तक हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब गुलाम वंश में कौन कौन आता है वह जब हमारा क्लास होगा मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट, तो उसमें हम आपको एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा इसी में जो गुलाम दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था, यहाँ पर समझिए दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम था वह कौन थे, लोधी वंश। लोधी वंश का शासन चल रहा है। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये लास्ट है, चौथा लोधी वंश का शासन चल रहा था। और लोधी वंश की यदि बात करें तो लोधी का जो अंतिम शासक था, लोधी वंश का जो अंतिम शासक थे वह शासक आपका कौन सा था, उसका नाम था इब्राहिम खां लोधी। इब्राहिम खां लोधी ये अंतिम शासक थे। और इब्राहिम जो लोधी थे ये काफ़ी क्रूर था। ये कई जातियों का दमन करना प्रारंभ कर दिए थे, कई जातियों का दमन करना प्रारंभ कर दिए थे। अब इससे जब इब्राहिम खां लोधी का शासन था तो कुछ इसमें जो कुछ लोग थे इनसे काफ़ी असंतुष्ट थे। इनके शासन काल में जो कुछ लोग थे वह असंतुष्ट थे। और असंतुष्ट व्यक्तियों की लिस्ट की बात करें तो इसमें तो एक तो था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी एक तो ये इनसे असंतुष्ट थे। और इन्हीं का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खां लोधी। आलम खां लोधी ये कौन थे, इनके चाचा थे, इब्राहिम खां लोधी के चाचा थे। ये भी असंतुष्ट थे। और एक पंजाब का ये कौन थे, दौलत खां लोधी, ये पंजाब के गवर्नर थे। ये पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है। अब देखिएगा कि जब ये दोनों असंतुष्ट थे तो ये दोनों क्या करते हैं, बाबर से मुलाकात करते हैं। ये दोनों जो व्यक्ति हैं अब जाते हैं बाबर से मिलने के लिए। ठीक है। देखिए कैसे इतिहास जुड़ता है। अब ये जो दोनों व्यक्ति जो असंतुष्ट थे ये बाबर से दोनों मुलाकात करते हैं। बाबर से मुलाकात करते हैं। अब जब ये मुलाकात करते हैं, ठीक है, तो याद होगा 1517 में एक घटना होता है। ठीक है, समझिए यहाँ पर क्या होता है कि 1517 में
भारतीय इतिहास में एक घटना होता है जिसमें एक युद्ध होता है, ठीक है, जिसको कि आप खतौली का युद्ध कहते हैं। आगे पढ़िएगा या पढ़ाऊंगा, खतौली का युद्ध। एक तरफ तो आपका खतौली के युद्ध में एक तरफ आपका राणा सांगा रहता है और दूसरा में आपका वही शासक है इब्राहिम खान लोदी रहते हैं। इब्राहिम लोदी, ये दोनों के बीच में खतौली का युद्ध होता है और इसमें क्या होता है, राणा सांगा पराजित हो जाता है। इसमें जो आपका है राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। जब राणा सांगा पराजित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, राणा सांगा भागते भागते, ये राणा सांगा पराजित होने के बाद भागकर बाबर के पास जाते हैं। बाबर के पास जाते हैं और बाबर से क्या करते हैं, एक समझौता करता है। बाबर के साथ ये पास जाता है, वहाँ समझौता हुआ। समझौता देखिए क्या होता है कि यदि बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ अपना अभियान करता है तो जो राजपूत होंगे वह बाबर का साथ देंगे। तो ये जो राणा सांगा वह जाकर कहते हैं बाबर को कि आप आक्रमण कीजिए, आप लोदी के खिलाफ अभियान कीजिए, पूरा राजपूत जो है वह आपके साथ रहेगा। और आपको याद होगा इसी को ध्यान में रखकर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। आगे चलकर क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसके बाद देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, बाबर की जीत होती है, ठीक है। यहाँ पर पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत होती है। अब देखिए कहानी यहाँ पलट जाता है। जब यहाँ पर बाबर की जीत होती है तो बाबर यहाँ पर एक घोषणा कर देता है कि अब जो बाबर है वो हिंदुस्तान में ही रहेगा, अब बाबर कहीं जाएगा नहीं, अब बाबर हिंदुस्तान में रहकर ही शासन करेगा, ये निर्णय लेता है। आप बताइए ये बात राणा सांगा को अच्छा लगेगा? जब ये निर्णय लेता है कि हिंदुस्तान में रहेगा तो राणा सांगा नाखुश हो गया। तो इनको तो लगा था कि बाबर को बुलाकर इब्राहिम लोदी को हरा देना है, फिर हमें सत्ता पर बैठ जाना है। लेकिन बाबर ने यहाँ पर आकर पूरा कहानी ही बदल दिया। अब जैसे ही कहानी बदला तो राणा सांगा नाखुश हो जाता है और जैसे ही नाखुश होते हैं तो यहाँ पर आगे पढ़िएगा एक खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बाबर जीत जाता है। और जैसे ये खानवा युद्ध के बाद बाबर जीतता है तो भारत में एक नए वंश की स्थापना हो जाता है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, जिसको हम इतिहास में मुगल वंश कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं इतिहास में, मुगल वंश कहते हैं। मुगल वंश की स्थापना। अब जब आप मुगल वंश देखेंगे तो मुगल वंश का देखिए कम इसको 1526 से 1707 ईस्वी तक पढ़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश का भी आगमन हो जाता है। अब इसी के अंतर्गत हम बाबर को पहले पढ़ेंगे। तो बाबर का देखिएगा जो समय काल है 26 से 30 है, 1526 से 30। फिर देखिएगा कि बाबर के बाद जो आते हैं हुमायूं आता है, हुमायूं शासक बनते हैं। हुमायूं के बाद देखिएगा जहांगीर शासन बनते हैं, जहांगीर का शासन आता है।
फिर शाहजहाँ आते हैं, ठीक है, शाहजहाँ। और उसके बाद फिर औरंगजेब आता है। औरंगजेब देखिएगा यह 1707 तक, 1658 से 1707 तक। 7 का बाद फिर देखिएगा कहानी बदल जाता है। क्या बदलेगा, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। और जब हुमायूं का शासन रहता है, इसी समय एक शेर शाह सूरी का भी शासन हम आपको पढ़ा दूंगा, शेर शाह सूरी। तो ये जो हमारा है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मध्यकालीन भारत का, कि कैसे ये हायरार्की सिस्टम पूरा तैयार होता है। तो हमने कुछ समय में आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपकी एक अवधारणा डेवलप हो जाए इतिहास मेडिवल हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे कैसे। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में। अभी जो चीज़ आज ब्रीफ किया गया, इसी को हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसा लगा, अब इसको कमेंट करें, लाइक करें। और यदि कोई विशेष आपको जानकारी लेना है तो आप डिप्लोमेटिक IAS एकेडमी में कांटेक्ट करें। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9523830910। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर हम नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।